बेड पर बैठी हाथ घुटनों के गिर्द लपेटे, आंखों में ढेरों नमी लिए वो दीवार पर नजरें जमाए बैठी थी। ध्यान के सारे पंछी इस जालिम शख्स के इर्द गिर्द घूम रहे थे, जो इससे ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन दूर तो था ना। आपने मेरा यकीन नहीं किया। मेरा तो कोई यकीन नहीं करता था, लेकिन आप तो करते। आपने मुझे कैसे खुद से दूर कर दिया। बहुत बुरे हैं आप, बहुत बुरे। घुटने पर सर रखे रोते हुए वो उस शख्स से शिकवा कर रही थी, जो कुछ ही महीनों में उसकी पूरी जिंदगी बन बैठा था। अजलान बख्त लाशारी। गाड़ी के अंदर बैठता वो अपने नाम के पुकारे जाने पर रुका था। मगरूर तासरात लिए वो लापरवाही से पलटा था। जब सामने खड़े शख्स को देखकर वो उसकी तरफ नफरत और गुस्से से भरा था। तुम्हारी ये जुर्रत, तो मेरे सामने आओ। उसका गिरेबान एक झटके से पकड़ता वो बुलंद आवाज में चीखा था, अजलान बख्त मेरी बात। अजलान बख्त के थप्पड़ के बायस उसकी बात अधूरी रह गई थी। बगैरत इंसान, मेरा नाम अपनी इस गंदी जुबान से लिया तो जुबान काट दूंगा। मुक्के पर मुक्का उस इंसान पर बरसाता वो कोई वहशी ही लग रहा था। बख्त छोड़ो, उसे मर जाएगा वो। ख़याम ने सुर्रत से उसे थामते हुए समझाना चाहा, ऐसे गंदे इंसानों का मर जाना ही बेहतर है। बीच में मत आओ, आज मैं इसे जान से मार दूंगा। अजलान बख्त उसे मारते हुए नफरत से चिल्लाया था। नीचे गिरा जख्मी शख्स अब बेहोश हो चुका था। इर्द गिर्द एक भीड़ सी जमा हो गई थी, लेकिन अजलान बख्त को कौन रोकता। उन सबको अपनी जिंदगियां प्यारी थीं। ख़याम ने जबरदस्ती उसे गाड़ी में बिठाया था और ड्राइवर को गाड़ी निकालने का इशारा किया। ख़याम जल्दी से खुद उस जख्मी वजूद की तरफ जल्दी से बढ़ा। अजलान बख्त गिरेबान के बटन खोलता, गहरे गहरे सांस लेता, सीना मसलने लगा था। सुर्खो सफेद चेहरा पसीने से तर हो चुका था। होंठ भींचे वो सीने में होते दर्द को बर्दाश्त कर रहा था। साहिब, आपको डॉक्टर के पास ले चलूं? दीनू काका ने उसकी तरफ पलटते हुए परेशानी से पूछा। नहीं, घर चलें। बाहर की तरफ देखते हुए उसने सपाट से अंदाज में कहा, जिस पर दीनू काका तासुफ से अपने साहब को देखकर रह गए। पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखते ही वो नाक मुंह चढ़ा कर रह गई थी। फिर अपने बाप को देखने लगी, जिनका चेहरा आज अनोखी खुशी से चमक रहा था। वो क्यों ना खुश होते, आखिर 15 सालों बाद वो अपने वतन वापस आए थे। जरगोन, गाड़ी में बैठो। डैड की पुकार पर वो सर झटकती हुई गाड़ी के अंदर बैठी। उफ, इतनी डस्ट। हवा से उड़ती हुई मिट्टी को देखती वो नाक मुंह चढ़ा कर रह गई। आप ही वो देखें, ऑरेंज के कितने बड़े बड़े बागात हैं। हनी के बुलाने पर वो बाहर की तरफ देखने लगी, फिर एक तिगड़ी घूरी से अपने भाई को नवाजा। डैड, हम कब पहुंचेंगे? बेजारी से पूछा गया था। बस बेटा, पहुंचने वाले हैं। आजम साहब ने बाहर के मुनाजर को देखते हुए खोए खोए से अंदाज में कहा। जरगून ने गुस्से से सर झटका। आधे घंटे बाद गाड़ी एक महल जितने बड़े घर के आगे रुकी थी। बड़े से ब्राउन दरवाजे के आगे बहुत से लोग खड़े थे, जैसे वो उनके इस्तकबाल के लिए ही खड़े हों। बड़े आगा जी, आजम साहब दौड़ते हुए अपने बाप के गले लगे थे। आगा साहब ने बहुत शफकत से अपने छोटे बेटे को अपनी बाहों में भरा था। जरगोन बिना ब्लैक ग्लासेस उतारे सबको देख रही थी, जैसे इन चेहरों को पहचानने की कोशिश में हो। बेटा, इधर आओ। दादी रुकैया ने उसे मोहब्बत से अपनी तरफ बुलाया। वो हल्की सी मुस्कान होंठों पे सजाती उनके गले लगी थी। फिर ना खत्म होने वाला मिलने का सफर शुरू हुआ। सबके गले मिलती वो थक चुकी थी। चलो सब अंदर, अब बैठकर मिल लेना। आगा जी के कहने की देर थी। सब जरगून को खींचते हुए ले गए। आजम साहब भाइयों के पास बैठे उनसे बातचीत कर रहे थे। हनी और वो कभी एक दूसरे को देखते तो कभी सामने बैठी यंग जनरेशन को, जो दोनों को देख कम घूर ज्यादा रहे थे। उन्हें अपनी मगरूर सी कजन कुछ खास पसंद नहीं आई थी। यार आप ये हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? हनी ने जरगून को कोहनी मारते हुए पूछा।
मोटे देख नहीं घूर रहे हैं, जलते हैं हमारे स्टाइल से। मगरूर से लबो लहजे में कहती वो बड़ी नजाकत से ग्लास को पकड़ती होंठों से लगा गई थी। आखिर उन्हें इम्प्रेस भी तो करना था। हाय, मैं जरगल। एक बहुत प्यारी शक्ल की लड़की ने अपना तारुफ करवाया। मैं जरगून आजम और ये गनान मेरा छोटा भाई है। जरगून ने भी हल्की सी मुस्कान से अपना और अपने भाई का तारुफ करवाया। मैं तुम्हारा सबसे तारुफ करवाती हूँ। जरगल अपनी जगह से खड़ी होती खलूसे मुस्कान से बोली, ये हमारा है हबीब चाचू की बड़ी बेटी, ये शाजिम। अमारा का भाई ये मुलेखा है, शाजिम से छोटी। ये माला है, ये अरसलान है, नवीद चाचू के बच्चे। ये हुमा है हमारी पुप्पो की छोटी बेटी। खयाम भाई घर पर नहीं, वो बड़े हैं हुमा से भी और हम सब से भी। और मैं तुम्हारे मुनीब चाचू की छोटी बेटी जरगल हूँ। आप भी घर पर नहीं हैं, हम दो बहनें हैं। जरगल ने सबका तारुफ बहुत तफसील से करवाया था। वो जैसे जैसे सबका तारुफ करवा रही थी, सब उसे हाथ हिलाते जा रहे थे। वो और हनी भी जवाबन खुश अखलाकी से हाथ हिला रहे थे। यार आपी, इन्हें एक दूसरे के नाम कैसे याद रहते होंगे? हनी ने कंफ्यूजन से उससे पूछा। पता नहीं मेरे भाई, मैं खुद हैरान परेशान हूँ, मुझे तो इन सब के नाम भूल भी चुके हैं। जरगून ने लाचारी से हौले से अपने भाई को जवाब दिया। जवाबन वो भी सर हिलाकर रह गया। क्या आप हम दोनों को हमारे रूम्स दिखा देंगी? असल में मैं थक चुकी हूँ, बैठे बैठे मैं रिलैक्स होना चाहती हूँ, जरगून ने जरगल से कहा, जबकि नजरें अपने बाप पर थीं, जो भाइयों के पास बैठे उन्हें तो भूल ही चुके थे। श्योर, आओ मेरे साथ। जरगल कहते ही सोफे से खड़ी होती बाएं साइड कॉरिडोर की तरफ मुड़ी। वो दोनों भी जल्दी से अपनी अपनी जगह से खड़े होते जरगल के पीछे तेजी से बढ़े। बड़ी कोई वखड़ी लड़की है मगरूर कहीं की, शाजिम ने उसकी पुश्त देखते हुए कहा। तुम ठीक कह रहे। अरसलान ने सर हिलाकर उसकी बात की तायद की। नहीं यार, वो अभी तो आई है, वो कौन सा हमें ठीक से जानती है, आहिस्ता आहिस्ता ही वो हमसे घुले मिलेगी ना। मुलेखा ने अपनी नक चिड़ी कजन की साइड ली। असल में उसे जरगून बहुत अच्छी लगी थी। अम्मारा ने गुस्से से सर झटका, क्योंकि उसे वो जरा भी अच्छी नहीं लगी थी। नई जगह होने की वजह उसे सारी रात नींद नहीं आई थी। रात के 3 बजे उसे नींद आई थी। तब की सोई वो सुबह के 11 बजे उठी थी, वो भी कितनी बार दरवाजा नॉक करने पर। क्या मुसीबत है यार, एक तो कोई चैन से सोने भी नहीं देता। तकिया पटकते हुए वो झंझलाई थी। घुंघड़ियाले बालों में चेहरा छुपा हुआ था। बाल थे ही बहुत घने और हद से ज्यादा कर ली। उसे अपने बाल जरा भी पसंद नहीं थे। तभी फोन की बीप बजी। डैड की 10 मिस्ड कॉल्स। एक तो उन्हें जरा चैन नहीं, अपने बच्चों को परेशान करके रखना अपना फर्ज समझते हैं। नाक के नत्थे फैलाती वो बेजारी से बड़बड़ाई। क्या मजे की लाइफ थी मेरी, सीधा उठाकर यहाँ ले आए। बैग से कपड़े निकालती वो मुसलसल बड़बड़ा रही थी। तैयार होकर वो बाहर आई। लंबे से कॉरिडोर से होती वो सीधा हॉल में आई। हॉल में कोई नहीं था। ये सारे कहाँ गए? खुद से हैरत से बड़बड़ाती हुई वो बाहर आई। जब उसे रुकना पड़ा था, सारे लोग साथ वाले बने घर के लॉन में जमा थे। घर बिल्कुल साथ बना हुआ था, कोई दीवार बीच में हाइल नहीं थी, बस एक लंबी सी क्यारी थी, जिसकी वजह से दोनों घरों के गार्डन अलग अलग देखते थे। दरवाजा भी एक ही था जो बहुत बड़ा था। ये सब उस घर की तरफ क्यों गए हैं और ये घर किसका है? वो सोचती हुई धीमे कदमों से उस घर के लॉन की तरफ बढ़ी। जब एक चमचमाती हुई सफेद करोला से एक बहुत सोबर सा शख्स बाहर निकला था। वाइट सूट पर ब्लैक वास्केट पहने, ब्लैक ही ग्लासेस लगाए, घनी मूंछों वाला वो शख्स हल्की मुस्कान से आगा जी की तरफ बढ़ा था। ये कौन है? वो हैरत से बड़बड़ाई। वो बारी बारी सबसे स्पार्ट से अंदाज में मिल रहा था। बाबा। छोटी सी बच्ची जो येलो फ्रॉक में थी उसकी तरफ दौड़ी थी। वो अचानक से नीचे बैठा था। स्पार्ट तासरात शफकत में बदले थे। थोड़ी पर उंगली रखे वो सबको देख रही थी।
जब जरगल ने उसे देखा, जरगल मुस्कुराते हुए उसके करीब आई थी। ये हमारे अजलान भाई हैं। हम सब इन्हें बड़े भाई कहते हैं क्योंकि ये सब कजन्स में से बड़े हैं। जरगल ने उसके उलझन वाले तासरात को देखते हुए बताया। ओह, तो ये खाकान ताया के बेटे हैं? उसने समझकर सर हिलाते हुए कहा। हाँ। जरगल उसके बिखरे बाल देखकर मुस्कुराकर बोली, सॉरी, मैं ऐसे ही बाहर आ गई। असल में मुझसे बेड कॉफी के बगैर कोई काम नहीं होता। जब तक कॉफी हल्क से ना उतरे मैं बाल वगैरह नहीं बनाती। आप मुझे किचन बता दें, मैं खुद कॉफी बना लूंगी। जरगून ने उसकी नजरें अपने बालों पर महसूस करते हुए जल्दी से वजाहत दी। सॉरी जरगून, बड़े भाई के आने की खुशी में मैं तुम्हें कॉफी देना भूल गई। हालांकि मुझे पता है तुम कॉफी पिए बगैर बेड से पांव तक नीचे नहीं रखती। जरगल शर्मिंदगी से बोली। इट्स ओके, और मैं अपने काम खुद करती हूँ आपी। आप मुझे बस किचन का बता दें। वो सामने अपने भाई को इस शख्स के गले लगते देखकर जरगल से बोली। हनी के सर पर प्यार से हाथ फेरता वो अंदर की तरफ बढ़ा था। बाकी सारे अफराद भी उसके पीछे बड़े थे। वो बच्ची गोद में उठाए उसकी नजरों से ओझल हो गया था। ये बच्ची? वो बच्ची की तरफ इशारा करती हुई जरगल की तरफ मुड़ी। ये बड़े भाई की बेटी है ना? जरगल गहरा सांस लेती धीमे लहजे में बोली थी। नजरें झुक गई थीं। फिर खुद पर काबू पाती वो उसे अपने पीछे आने का इशारा करती हुई किचन की तरफ बढ़ी। जरगून सर हिलाती हुई उसके पीछे चली गई। बाबा, मैंने आपको कितना मिस किया था। हिना के मासूम लहजे पर उन्होंने बहुत मोहब्बत से उसके माथे पर होंठ रखे। आप मेरे लिए क्या क्या लाए हैं? हिना ने तजस्सुस से आईब्रो उचकाकर पूछा। आईब्रो उचकाने की आदत उसने अपने बाप से चढ़ाई थी। बहुत कुछ जो मेरी जान को चाहिए था, उन्होंने मुस्कुराहट जब्त करते हुए कहा। अगर उनके जीने की कोई वजह थी तो हिना थी, वरना उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं था जिसके सहारे वो उम्र काटते। दीनू काका मेरे बैग ले आए रूम से, और सब बच्चों को भी बुला लाएं। वो 3 माह बाद आउट ऑफ कंट्री से वापस आए थे। अपने कजन्स को वो बच्चों की तरह ही ट्रीट करते थे। हिना को देखते हुए उन्होंने अपने पीछे खड़े दीनू काका को हुक्म सादर किया। जी अच्छा, दीनू काका कहते हुए चले गए। हिना के सर पर थोड़ी अटकाए वो सामने लगी पेंटिंग को देखने लगे, जिसमें सहरा का मंजर था। एक लड़का सर झुकाए रेत पर बैठा था, दोनों हाथ की मुट्ठियों में रेत भरी हुई थी। ये पेंटिंग उसे बहुत पसंद थी। ये पेंटिंग भला बनाई किसने थी? बड़े आगा यानी शफकत लाशारी और छोटे आगा जी यानी अनायत लाशारी। ये 2 ही भाई थे, गांव के सबसे ज्यादा अमीर और मुख्तरम खानदान। वो 3-4 गांव के आगा जी थे। लोग अपने मसले मसाइल लेकर इन्हीं के पास आते थे। गांव बहुत बड़ा था, जहां और भी बहुत से अमीर खानदान आबाद थे। बड़े आगा जी के 3 बेटे थे, खाकान, हबीब और आजम। खाकान साहब की 2 शादियां हुई थी। पहली बीवी से उनका बेटा था अजलान बख्त। वो दूसरी बीवी के साथ इस्लामाबाद होते थे। हबीब साहब उनकी बीवी निगत है, जो कि उनकी खालाजाद भी हैं। उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है, अम्मारा, शाजिम, मुलेखा। तीसरे नंबर पर आजिम है, जो शादी के बाद बाहर सेटल हो गए थे। जरगून 6 साल की थी जब वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुए थे, जबकि खन्नान की पैदाइश वहीं की थी। उनकी बीवी आलिया हार्ट अटैक से फौत हो चुकी थी आज से 10 बरस पहले। आजम साहब बहुत मुश्किल से संभले थे। उन्हें अपनी बीवी आलिया से बहुत मोहब्बत थी। फिर ऑस्ट्रेलिया में पैर दर पे होते हाथ से उन्हें अपनों से बहुत अरसा दूर ले गए। अनायत लाशारी शफकत लाशारी से छोटे थे। उनके 3 बच्चे थे, 1 बेटा और 1 बेटी, जो बीवी के बाद उनके साथ ही रहती थी। अनायत लाशारी कैंसर के मोजी मर से आज से 5 साल पहले इंतकाल कर गए थे। उनकी बीवी भी उनके पीछे पीछे ही चल बसी, मुनीब, नवीद, शहला। मुनीब बड़े हैं, जिनकी शादी 7 वाले गांव में हुई थी। उनकी बीवी सुंबल बहुत झगड़ालू तबीयत की मालिक हैं। उन्हें अपने अमीर मैके पर बहुत मान है। उनकी 2 बेटियां हैं, जरिश, जरगल। उसके बाद शहला हैं।
जिनके 2 बच्चे हैं। नवीद साहब की बीवी अनीला हैं, उनके 2 बच्चे हैं, अरसलान, माला। उनके बाद शहला हैं, उनके भी 2 ही बच्चे हैं, खयाम, हुमा। सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इस घर में बड़े आगा जी की ही हुकूमत चलती है, जो वो कहीं छोटों बड़ों सबको मानना पड़ता है। आगा जी को सबसे ज्यादा अजीज उनका बड़ा पोता अजलान बख्त है, जिसे उन्होंने खुद पाला पोसा है। फिर उसे हायर स्टडी के लिए अमेरिका भेज दिया। वो उनके कहने पर ही सियासत में आए थे। इस घर में जहां अजलान बख्त को बहुत प्यार मिला, वहीं कुछ लोगों ने उन्हें तरहम आमेज और हकारत की निगाहों से भी देखते थे, जिससे वो बहुत खार खाते थे। बालकनी में खड़ा वो चौंका था। सामने ही एक अनजाना सा वजूद कानों में हैंड फ्री लगाए, रफ ट्राउजर पर रफ सी ही ब्लैक कमीज पहने, घुंघराले बालों की ऊंची पोनी बनाए वो लॉन में दौड़ रही थी। वो वर्जिश कर रही थी। उसने होंठ भींचते हुए सामने बने घर की बालकनी पर खड़े वजूद को देखने लगा, जो मुसलसल अपनी गलीज नजरों से उसे देख रहा था। ओए! वो सिगरेट नीचे फेंकता गुस्से से फिंकारा था, जिस पर वो वजूद बौखलाते हुए अंदर कहीं गायब हुआ था। फिर उसे देखा, जो अपने काम में मसरूफ थी। अंदर जाओ, वो ऊपर से ही ऊंचा सा बोला था। कानों से हैंड फ्री निकालती न समझी से वो ऊपर की तरफ देखने लगी थी। लब भींचे खड़े वजूद को अपनी तरफ देखता देखकर वो चौंकी थी।